प्रिय विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल संस्कृताध्ययनम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर समय सिंह मीणा, सहायक आचार्य संस्कृत, वीर वीरमदेव, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जालौर, राजस्थान से। तो विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि संस्कृत व्याकरण में परीक्षाओं में सूत्रों की व्याख्याएं उदाहरण सहित पूछी जाती हैं। अक्सर विद्यार्थियों में यह संशय रहता है कि इन सूत्रों की व्याख्या कैसे करें, इसमें हमें क्या क्या लिखना चाहिए, किस क्रम से लिखना चाहिए। तो विद्यार्थियों की इन संपूर्ण जिज्ञासाओं के समाधान हेतु मुझे यह वीडियो बनाने की प्रेरणा मिली। तो विद्यार्थियों, देखते हैं कि सूत्रों की व्याख्याओं से संबंधित कुछ आवश्यक निर्देशों को, जिनको पढ़कर समझकर हम बहुत ही अच्छी तरीके से अपना पेपर हल कर सकते हैं। परीक्षा में आए हुए, प्रश्न पत्रों में आए हुए जो सूत्र हैं, उनकी बहुत ही विधिवत तरीके से, सिस्टमेटिक ढंग से, व्याकरण सम्मत नियमों के अनुसार हम व्याख्या कर सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, सूत्रों की व्याख्या करते समय हमें क्रमशः समझना होगा कि सबसे पहले सूत्र का पदच्छेद देना चाहिए। पदच्छेद का अर्थ है सूत्र में जितने पद हैं उनको संधि विच्छेद करते हुए लिखना चाहिए ताकि उनसे अर्थ स्पष्ट हो सके। उसके बाद सूत्रस्थ पदों का अन्वय क्रम से शब्दार्थ लिखना चाहिए, अर्थात सूत्र में निहित पदों का शब्दार्थ देना चाहिए। इसके लिए सूत्र में प्रयुक्त पदों की विभक्तियों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो विद्यार्थियों, सामान्यतः हम देखते हैं कि अधिकतर सूत्रों में इन 4 विभक्तियों का प्रयोग होता है। कौन कौन सी? एक तो पंचमी, सप्तमी, षष्ठी और प्रथमा विभक्ति। प्राय ये 4 विभक्तियां हमें सूत्रस्थ पदों में देखने को मिलती है। तो पंचमी विभक्ति का क्या नियम है? प्रथमा विभक्ति का देख लेते हैं कि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग सामान्यतः आदेश, आगम और प्रत्यय आदि हेतु किया जाता है। जिस किसी का भी सूत्र के द्वारा विधान किया गया हो को सूचित करने के लिए होता है। तो हिंदी में जब हम प्रथमा विभक्ति युक्त पद का अर्थ लिखेंगे तो उसमें होता है ऐसा अंश जोड़ करके लिखा जाता है। जैसे यथा आद गुणः, सूत्र में स्थित गुणः जो पद है इसमें प्रथम विभक्ति है, तो इसका अर्थ होगा गुणः पद का गुण होता है। तो विद्यार्थियों, जिसमें प्रथम विभक्ति होगी उसमें होता है ऐसा जोड़ करके उसका अर्थ लिखा जाता है। अब देखें पंचमी विभक्ति को। तो पंचमी विभक्ति का अर्थ सामान्यतः से पर, के पश्चात, के बाद या के अनंतर द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे आद गुणः सूत्र में आद इस पंचमी विभक्ति युक्त पद से तात्पर्य है कि ह्रस्व अ या दीर्घ आकार के बाद में। आद का तात्पर्य ह्रस्व या दीर्घ आकार के बाद में या पर। तो पंचमी विभक्ति का पद जो होगा उसका अर्थ होगा से पर, के पश्चात, के बाद, के अनंतर आदि। अब षष्ठी विभक्ति पर हम देखते हैं कि षष्ठी विभक्ति का अर्थ के स्थान पर या का अवयव के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसा कि हम देखते हैं कि इको यणचि सूत्रस्थ जो इकह पद है, पद में जो षष्ठी विभक्ति है जिसका अर्थ होगा कि इक के स्थान पर। इक क्या है? प्रत्याहार है। इक में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई, उ, री और ऋ के स्थान पर, ऐसा अर्थ हम करते हैं। तो ये हुआ हमारे सूत्रों का कि
सामान्यतः प्रथमा, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। अब सप्तमी विभक्ति की तरफ देखते हैं। सप्तमी विभक्ति का अर्थ परे रहते, परे होने पर, विषय में और उपपद रहने पर आदि के द्वारा प्रकट किया जाता है। यथा इको यणचि सूत्रस्थ में अचि जो पद है इसमें सप्तमी विभक्ति है, तो जिसका अर्थ होगा अच वर्ण परे होने पर, अच वर्ण परे रहते या अच वर्ण परे होने पर। तो विद्यार्थियों यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब ये जो विभक्तियों संबंधी जो नियम बताए हैं, इन्हीं संबंध में कुछ विशेष नियम इस प्रकार हैं कि ये उपयुक्त जितने भी नियम हैं ये तद्धित प्रकरण में ये नियम चरितार्थ नहीं होंगे, क्योंकि तद्धित प्रकरण में क्या होता है कि विभक्तियों का प्रयोग जिस अर्थ में प्रत्यय का प्रयोग होता है उसको बतलाने के लिए होता है। इसके अतिरिक्त कभी कभी प्रसंगवश कोई विभक्ति किसी अन्य विभक्ति के अर्थ में भी प्रयुक्त हो जाती है, जैसे सप्तमी विभक्ति षष्ठी विभक्ति के अर्थ में भी प्रयुक्त हो जाती है। इन चीज़ों को हम व्याकरण के जो नियम हैं कारक प्रकरण के, उनको पढ़ने पर हमारे समझ में आता है। अतः विभक्तियों के आधार पर जो सूत्रों का शब्दार्थ लिखते समय जो उपयुक्त बातें हैं इनको हमें ठीक से समझना चाहिए। अब ये जितने भी नियम बताए हैं इसके बाद इनके माध्यम से तो हम सूत्र का शब्दार्थ लिख पाएंगे। अब क्या करना चाहिए आइए देखते हैं। तो इसके बाद हमें सूत्र की वृत्ति और भावार्थ लिखना चाहिए। शब्दार्थ लिखने के पश्चात विचार करना चाहिए कि सूत्र के भावार्थ के लिए अन्य कितने पदों की आवश्यकता है, अन्य कितने पदों की आवश्यकता है। इन पदों को अष्टाध्यायी की सहायता से उसके पूर्ववर्ती सूत्रों से ग्रहण कर लेना चाहिए। तो जिन पदों को हम पूर्ववर्ती सूत्रों से ग्रहण कर लेते हैं इस प्रक्रिया को व्याकरण की भाषा में अनुवृत्ति कहते हैं। लेकिन यदि हमें सूत्र की वृत्ति याद है तो हमें इस संबंध में कोई विशेष आयास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि सूत्र की वृत्ति स्मरण है तो उसे अवश्य लिखना चाहिए। ऐसा करने पर उपर्युक्त दोनों बिंदुओं पर अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है कि किन पदों को हमें पूर्ववर्ती सूत्रों से लाना है, किन को नहीं। यदि सूत्र की वृत्ति याद है तो उसमें स्वतः वे पद जुड़ जाते हैं जिनका अनुवर्तन आवश्यक होता है। और अब इसके बाद में हमें सूत्र में जो प्रत्याहार और पारिभाषिक शब्द हैं उनको स्पष्ट करते हुए सूत्र का भावार्थ लिखना चाहिए। अब हम सूत्र का भावार्थ लिख देंगे। इसके बाद हमें जो भावार्थ है सूत्र का उसको उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करना चाहिए, यानी जो भावार्थ है उसको उदाहरण में घटित करके स्पष्ट करना चाहिए। जैसा कि कहा गया कि तत्पश्चात यानी भावार्थ लिखने के बाद उपयुक्त बिल्कुल ठीक उदाहरण देकर भावार्थ की पुष्टि करनी चाहिए, अर्थात भावार्थ को क्रमशः उदाहरण में घटित करते हुए स्पष्ट करना चाहिए। साथ ही सूत्रार्थ से संबंधित कोई विशेष जानकारी है जैसे पूरक सूत्र, अपवाद सूत्र आदि की आवश्यकता अनुसार जानकारी हमें विशेष बिंदु के अंतर्गत दे सकते हैं। जैसे अब उपयुक्त जितने भी हमने नियम समझे हैं कि पहले हमें सूत्र का पदच्छेद करना चाहिए, उसके बाद पदच्छेद का अन्वय क्रम से जो पद हैं सूत्र में प्रयुक्त उनका शब्दार्थ लिखना चाहिए, उसके बाद हमें भावार्थ लिखना चाहिए, भावार्थ के बाद हमें उदाहरण दे करके समझाना चाहिए, और उसके बाद सूत्र से संबंधित कोई विशेष कथन है तो उसको विशेष बिंदु के अंतर्गत हमें समझाना चाहिए। तो इन सभी बिंदुओं को हम क्रमशः एक सूत्र की व्याख्या के माध्यम से हम समझेंगे। आइए देखते हैं। सूत्र है हमारा इको यणचि। तो सूत्र की वृत्ति यदि याद है तो हम स्वतः लिखेंगे कि इकः स्थाने यण स्यादचि संहितायाम विषये।
तो सूत्र का जो विच्छेद होगा वो है इकह प्लस यण प्लस अचि। तो 3 पद हैं, इकह, यण और अचि। अब इनका अन्वय क्रम से हम शब्दार्थ लिखेंगे। तो अचि, अच वर्ण परे होने पर, इकह, इक के स्थान पर यण, यण होता है। तो सूत्र का शब्दार्थ लिख दिया। पहले हमने वृत्ति लिखी, फिर सूत्र का पदच्छेद लिखा, फिर सूत्र का शब्दार्थ लिखा। शब्दार्थ के अंतर्गत जो सूत्र में जितने पद हैं, जैसे यहाँ पर 3 पद हैं तो तीनों का अर्थ लिखा, तो सूत्र में जितने पद हैं उनका अर्थ लिखना चाहिए। अब इसके बाद सूत्र का भावार्थ लिखते हैं। तो सूत्र का भावार्थ हुआ कि संहितायाम विषये, संहिता के विषय में, अच, अच का अर्थ, अब ये प्रत्याहार है तो इसको यहाँ स्पष्ट करना पड़ेगा हमें। तो अच, अच का अर्थ है स्वर वर्ण, जिसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई और औ। ये परे होने पर, किसके परे होने पर? इक, ई, उ, री और री के परे यदि स्वर वर्ण है तो इक के स्थान पर यण, यण प्रत्याहार है, इसके अंतर्गत य, व, र, ल आदेश हो जाता है। अब चूंकि ये जो आदेश हैं ये स्थानेंतरतमः परिभाषा सूत्र की सहायता से ये आदेश सदृशतम क्रमशः निम्न प्रकार से होते हैं। कैसे होते हैं? कि इक है, इक में ई, उ, री 4 वर्ण है और उसके आगे यदि अच वर्ण है तो इक को यण आदेश होता है। तो इक को यण आदेश का तात्पर्य है कि ई के स्थान पर तो य, उ के स्थान पर ब, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल आदेश होते हैं। तो इसके स्थानांतरतम सूत्र को समझने के लिए हमें व्याकरण की ओर मुखातिब होना पड़ेगा, जिसका यहाँ पर वर्णन मैं नहीं करना चाहूँगा। इसके लिए आप व्याकरण समझें, ये केवल एक उदाहरण मात्र है। अब हमने सूत्र का भावार्थ लिखा, अब हमें क्या लिखना होगा? उदाहरण। तो उदाहरण के लिए हम देखते हैं अगले स्लाइड को। जैसे कि सुधी प्लस उपास्य, यहाँ पर इक वर्ण ईकार, धकार के बाद में जो ईकार है के परे स्वर वर्ण उकार आया है। अतः स्थानांतरतम परिभाषा सूत्र की सहायता से प्रकृत सूत्र यानी इको यणची सूत्र के द्वारा इक वर्ण ईकार को सदृशतम आदेश यकार होकर क्या हुआ? ई को यकार आदेश हुआ तो क्या स्थिति बनी? सुधय उपास्य, यह स्थिति बनती है। तब द्वित्वादि कार्य होकर शुद्ध्युपास्य और शुद्ध्युपास्य, ये 2 रूप हमारे सिद्ध होते हैं। तो हमने यहाँ पर उदाहरण दिया। अब इस सूत्र से संबंधित जो विशेष जानकारी है उसको हम अग्रिम विशेष नामक बिंदु के अंतर्गत स्पष्ट करेंगे। तो विशेष में हम पहला बिंदुवार लिखना चाहिए हमें अपनी बात को। तो पहला बिंदु लगाते हुए हम लिखेंगे कि यहाँ संहिता के विषय में कहने से तात्पर्य है व्यवधान रहित स्वरवर्ण परे होने पर। यह सूत्र में संहितायाम विषय जो आया है सूत्र की वृत्ति में, उसका अर्थ है कि व्यवधान रहित स्वरवर्ण परे होने पर, एक और स्वरवर्ण के बीच में कोई अन्य वर्ण का व्यवधान नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि यहाँ अविधीयमान होने के कारण इक और अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण है वो अपना तथा अपने सवर्णों का बोध कराते हैं, परंतु यह यण चूंकि विधीयमान होने के कारण केवल अपने स्वरूप का ही बोध कराते हैं। हमने देखा सुधी प्लस उपास्य में धकार में बड़ी ई दे रखी है, ईकार, जबकि एक वर्ण में केवल ह्रस्व ईकार का प्रयोग हुआ है। लेकिन चूंकि एक क्या है? अविधीयमान है, तो यह अपने सवर्णों का भी बोध कराता है, इसलिए दीर्घ ईकार होने पर भी यण संधि हो जाती है। अकह सवर्ण, फिर अगला बिंदु है कि अकह सवर्णे दीर्घ इस सूत्र का अपवाद सूत्र है। क्यों? क्योंकि सवर्ण अक स्वर वर्ण होने पर, अक समर्ण अक वर्ण होने पर वहां दीर्घ संधि हो जाती है, न कि यण संधि।
तो इसका अपवाद सूत्र है। अगला, चूंकि स्थानांतरतम, इसमें परिभाषा सूत्र का प्रयोग हुआ है कि उसकी सहायता से ये इकोयणसी सूत्र प्रवृत्त होता है। तो ये परिभाषा सूत्र क्या है, सामान्य जिज्ञासा होती है, तो हम इसको भी स्पष्ट कर सकते हैं कि परिभाषा सूत्र किसे कहते हैं, कि नियम बताने वाले सूत्रों को परिभाषा सूत्र कहते हैं। परितः सर्वतो भाष्यन्ते नियमा याभिस्ता परिभाषा। ये सूत्र स्वयं कोई कार्य नहीं करते हैं, किंतु अन्य विधि या निषेध सूत्रों की ये सहायता करते हैं, जैसे कि स्थानांतरतम परिभाषा सूत्र के द्वारा इकोयणची सूत्र की सहायता की जाती है। तो विद्यार्थियों, मैं समझता हूं कि आपको सूत्रों की व्याख्या करने की काफ़ी हद तक जानकारी मिल चुकी होगी और आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा। यदि आप सभी को मेरा वीडियो उपयोगी लगा, पसंद आया, तो मेरे YouTube चैनल संस्कृत अध्ययनम को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे और भी आप लोगों के उपयोगी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। आज के लिए इतना ही। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद।